हाय गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। आई एम इशी एंड इस वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। वेट, अभी चैप्टर में 4-5 पार्ट्स आएंगे। पार्ट 2 यहाँ पे हो रहा है, पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें मैंने आप लोग को बताया कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे। मैंने ये बता दिया था कल वाले पार्ट में आप लोगों को। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस से बनने से पहले कितने सारे से सभा या फिर एसोसिएशन, जो भी बोलना आपको बोलो, वो कितने सारे से बन रखे थे। बिकॉज आई गेस 10+ और 15+ बन रखे थे। यहाँ पे आपकी बुक में बस 4-5 दे रखे हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद में मैंने बताया था बंगाल के पार्टीशन के बारे में। एंड फिर मैंने कल ये भी बता दिया था कि जो जब से कांग्रेस बनी तब से लेकर के 1905 तक का पीरियड था, उसको मॉडरेट फेज के नाम से जानते हैं। ओके, इनकी लीडरशिप किसने ली थी मैंने ये भी बता दिया था। एंड इनको क्यों मॉडरेट फेज के नाम से जानते हैं मैंने ये भी बता दिया था। उनकी डिमांड्स क्या थी मैंने वो भी बता दिया था। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना था स्वदेशी मूवमेंट। अब क्योंकि आप लोग के बुक में ना स्वदेशी मूवमेंट अलग से दिया नहीं है, मैंने वो अलग से इस पर ऐड किया है दिया है, बट बहुत ही शॉर्ट में दिया है। तो जितना दिया है मैं उतना ही करवाऊँगी, बट बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस के साथ करवाऊँगी। ओके, तो मैंने कल आप लोग को बताया था कि जैसे बंगाल का पार्टीशन हुआ, किसने करवाया था? वायसरॉय कर्जन ने करवाया था। कहना उसका ये था कि जो बंगाल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और हमें दिक्कतें आ रही हैं प्रशासन संभालने में। ओके, और इसलिए हम इसको अलग करेंगे। तो उसने क्या किया, वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया, ईस्ट बंगाल को असम के साथ में मर्ज कर दिया। बट मेन एम उसका ये नहीं था। मेन एम था कि हम हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर देंगे। यहीं से कम्युनलिज्म के बीज बोए गए थे। ठीक है, एक्चुअली ये सब स्टार्ट तो बहुत पहले हो गया था, बट एक ये मेन स्टेप था टूवर्ड्स कम्युनलिज्म। ओके, तो जब ये हुआ ना, जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, तो जितने भी हिंदू मुस्लिम जो जितने भी जिस भी रिलीजन के लोग थे, मैंने कल बता रखा था कि वो लोग रैली वगैरह करे लो, फिर बहुत सारे लोगों ने हड़ताल्स वगैरह करी। और फिर ऐसा नहीं था कि वो बंगाल में हो रहा है तो बस बंगाल के ही लोग अफेक्टेड हैं। ऑल ओवर इंडिया जितना भी उस टाइम पे जितने भी प्रोविंस वगैरह हुआ करते थे, सब लोग इससे बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और फिर उसके बाद में बहुत सारे से न्यूज़ रिपोर्टर्स अपने न्यूज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, अपने पोएम्स के थ्रू, ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी ना बहुत सारे से उस टाइम पे पोएम लिख रखे थे, जिसके थ्रू ना इन लोगों ने अवेयरनेस फैलाने का काम किया कि नहीं, यहाँ पे जो कर रहे हो ना वो गलत कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, नहीं होना चाहिए वो एक अलग बात है, हो गया सो हो गया। ठीक है, इसका आउटकम क्या निकला, उस टाइम पे लोगों को समझ में आया कि अब इससे अधिक हमसे सहन नहीं होगा, ये चीज़ गलत हो गई है। तो अब ना उस टाइम पे लोगों को लगा कि हाँ, अब हमें कुछ करने का सोचना चाहिए। तो उसी के रिजल्ट में ना स्वदेशी मूवमेंट इन लोगों ने चलाया था। स्वदेशी मूवमेंट ब्रिटिश रूल को अपोज करता था और जो सेल्फ हेल्प का आइडिया है ना, सेल्फ हेल्प का, उसको इनकरेज करता था। स्वदेशी एंटरप्राइज, देखो मतलब क्या था ना कि जितने भी फॉरेन चीज़ें हैं, चाहे वो मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, कुछ भी है, वो आप उसको अवॉइड करो, आप उसको बॉयकॉट करो। आपको जो करना है इंडियन आप करो। ठीक है, आप चाहे लैंग्वेजेस यूज़ करो तो वो भी इंडियन यूज़ करो। एजुकेशन ले रहे हो तो आप इंग्लिश एजुकेशन लेना बंद कर दो। जो ये मिशनरीज स्कूल्स है ना, जो ये प्रोवाइड करवा रही हैं, आप वो लेना बंद कर दो। आप हमारे लैंग्वेज में पढ़ो, जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ो, जो हमारा इंडियन लैंग्वेज है उसमें पढ़ो। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज वॉट एवर। और फिर उसके बाद में जो एंटरप्राइज भी है ना, वो भी आप बंद कर दो। अगर आप किसी भी अंग्रेज़ की गुलामी करते हो तो वो करना बंद कर दो। ठीक है, मतलब ओवरऑल मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ये था कि इंडियन चीज़ों को यूज़ करो। बाकी फॉरेन से जो भी आए हैं, चाहे वो कपड़े हैं, दुकान है, लेजिस्लेटिव असेंबली को भी आप बाद में देखोगे उसको भी बॉयकॉट करने की सोची जाने लगी। ठीक है, मतलब जो कुछ भी है, यूनिवर्सिटीज़, जो कॉलेज के बच्चे हैं ना, वो स्कूल्स वगैरह छोड़ दो। एंड बच्चों ने छोड़ भी दिया, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही बड़ा रोल है उस टाइम के यूथ का स्वदेशी मूवमेंट में। आप आगे जाके पढ़ोगे इस बारे में, बस अभी के लिए इतना ज़्यादा छोटा सा ही दे रखा है आपकी बुक में, तो मैं उतना ही बताऊँगी कि जो इंडिया को छोड़ के बाकी चीज़ें जहाँ से भी आ रही है ना, आप उसको बैन कर दो। बैन इन द सेंस कि बॉयकॉट कर दो, आप यूज़ मत करो। बैन कहाँ से करोगे, चलता तो अंग्रेज़ों का है, तो आप कहाँ से ही बैन कर दोगे। हाँ, तो यूज़ करने ना करने के ऊपर है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, फिर वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगता था कि इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें करना पड़ेगा रेवोल्यूशन। ठीक है, अब उनमें से कौन कौन थी कि मैंने पहले भी बता रखा है। उसके बाद में आप देखोगे ना कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। बिकॉज आज आप उसका रिजल्ट देखो, पाकिस्तान। वेल, कहने का ये मतलब है कि 1906 में ढाका में, जो आज की बांग्लादेश की कैपिटल है, उस टाइम पे डका कहते थे इसको, DACCA। वहाँ पे ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। कुछ लैंडलॉर्ड थे, कुछ नवाब थे, मतलब कुछ मुस्लिमों का ही ग्रुप था उस टाइम पे। तो वो कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड थे, कुछ मुस्लिम नवाब थे, जिसने मिल करके ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया ढाका में उस टाइम पे 1906 में। ठीक है,
अब ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी ना, इसने सपोर्ट करा था पार्टीशन ऑफ बंगाल को, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था ना, इसने सपोर्ट किया था, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने पहले भी बोल रखा था कि देखिए हम तो ये चाहते हैं कि मुस्लिम्स हैं इंडिया में ना, तो वो माइनॉरिटी में हैं, और आगे जाके ना ये जो मेजॉरिटी में हिंदूज हैं आप लोग के लिए ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ना उनका ब्रेन वॉश करके उनको अपनी साइड में कर लिया था। तो ये जो मुस्लिम लोग हैं वो कभी भी बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट कभी आवाज़ उठाई ही नहीं। सारे मुस्लिम्स नहीं, मैं सारे मुस्लिम्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में थे ना, जितने मेंबर्स थे उतने की ही मैं बात कर रही हूँ। अगर किसी को अगर किसी को इसका आंसर पता है कि कितने मेंबर्स थे, कौन कौन था, किसी एक का भी नाम पता है तो आप बता दो मुझे कमेंट में। एनीवेज, मैंने कल भी कोई सवाल पूछा था पार्ट 1 में भी, इसमें भी पूछ रही हूँ। डोंट वरी, लास्ट वाले वीडियो में ना, लास्ट वाला जब इसका पार्ट आएगा तो उसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगी, बट अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में बता दो, ओके। फिर 1909 में ना एक काउंसिल एक्ट आया था जिसको हम लोग जानते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के बारे में के नाम से, ओके। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। इसका ना एक मेन फीचर था, इसने जब ये रिफॉर्म्स, मॉर्लर मिंटो रिफॉर्म्स, ये ना नेम पे पड़ा है, एक्चुअली ये अंग्रेज़ हुआ करते थे एट दैट टाइम के, वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ठीक है, उनके नाम पे ही पड़ा है ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, आपको जो भी बोलना है बोलो, ओके। सो इसका मेन फीचर था एक सेपरेट इलेक्टोरेट। कहने का क्या मतलब है कि साफ साफ दिख रहा है ये लोग हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना चाह रहे हैं, और ये अभी से नहीं करना चाह रहे हैं, अभी से इन लोगों ने स्टेप लेना शुरू करा है। पहला स्टेप इन लोगों ने लिया बंगाल का पार्टीशन करके, दूसरा स्टेप इन लोगों ने लिया ये 1909 का एक्ट लाके। इसमें क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट में, कि अगर कोई मुस्लिम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको मुस्लिम ही वोट करेगा, इसको हिंदू को वोट करना अलाउड नहीं है। अगर मीन्स जो भी सीटें रिजर्व हुई है ना मुस्लिम्स के लिए, उस पर मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते हैं, हिंदू वोटर्स वोट नहीं कर सकते हैं। पहले क्या था कि हाँ ठीक है, सीटें सबके लिए रिजर्व थी कि इतने परसेंट माइनॉरिटी में है तो उनके लिए इतनी सीटें रिजर्व करी जाएंगी, ठीक है, ये था पहले उस टाइम पे। बट ऐसा नहीं था कि कोई मुस्लिम्स के लिए सीटें रिजर्व हैं तो वहाँ पे बस मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते हैं। जब ये इंडियन काउंसिल एक्ट आया तो उस टाइम पे ये चीज़ें हो गई कि हाँ अगर ये मुस्लिम रिजर्व सीट है तो यहाँ पे मुस्लिम ही वोट करेगा, हिंदू वोट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया रिलीजन को लेकर के, धर्म के नाम पे, धर्म के आधार पर जो ये अंग्रेज थे वो उन्होंने इंडियंस को अलग कर दिया। फिर 1907 में होता है सूरत में एक मीटिंग, मतलब एक सेशन कांग्रेस का। तो उस वाले इंसिडेंट को ना, जो ये सूरत में ये होता है 1907 में, इसको प्रॉपर एक सूरत स्प्लिट का नाम दिया जाता है। बिकॉज इस टाइम पे ना कुछ लोग ऐसे थे, जैसे मैंने बताया था मॉडरेट फेज में कुछ लीडर्स थे लाइक दादा भाई नारोजी, WC बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, इतने सारे जो लोग थे ना, मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था, ये लोग भी उस टाइम पे प्रेजेंट थे। उस टाइम पे सूरत में जो मीटिंग चल रही थी, सेशन चल रहा था कांग्रेस का उस टाइम पे वहाँ पे। और वहीं पे ना कुछ ऐसे भी लोग थे लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये जो लाल बाल पाल, ऐसे करके कुछ लीडर्स और भी वहाँ पे मौजूद थे। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, जो ये मॉडरेट्स की, कि हमें वेपन्स अभी भी नहीं उठाने चाहिए। इनको दिख रहा है साफ साफ, हाँ ठीक है, इनके में पेशेंस बहुत ज़्यादा था, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने देश के लिए कुछ किया ही नहीं है, मैं भी बता रही हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि इन लोगों को ऐसा शुरू से ही लगता था कि अंग्रेज हमें कभी ना कभी स्वराज दे ही देंगे, इसी अगर हम लोग यही वाला तरीका अपनाएंगे तो ठीक है। अगर हम लोगों ने हथियार उठाए तो ये लोग हमारा डबल अटैक करेंगे हम पे, फिर हम लोग और भी ज़्यादा करेंगे, तो उससे चीज़ें हो जाएंगी ख़राब। तो हमें ये वेपन्स वगैरह नहीं उठाने चाहिए, और हमें ना प्रेयर एंड पिटिशंस, जो हम लोग लेटर्स वगैरह लिख के सेंड कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, डिमांड्स वगैरह कर रहे हैं पीसफुल तरीके से, हमें वो करना चाहिए। हमें एक ना एक दिन हमें स्वराज मिल जाएगा। बट हाँ ये गलत थे, मानती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। एक्चुअली में यही मेन रीज़न थे, जो ये मॉडरेट फेज था ना, ये पूरा फेज उनके जितने लीडर्स थे ना, वो मेन रीज़न थे। जो नेशनलिज्म का जो ग्रोथ हुआ था हमारे कंट्री में दैट टाइम, जो एकदम पीक पे चल रहा था नेशनलिज्म वाली फीलिंग लोगों के अंदर, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल अगर मैं मेन लोगों को बोलूँ तो ये मॉडरेट फेज के लोग ही थे, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में समझ में आ गया था ना कि हाँ इतना सहने के बाद भी अगर तुमने हमें कुछ नहीं दिया है तो अब आगे तुम कुछ नहीं दोगे, तो फिर कोई बचता ही नहीं है कोई मेथड हमारे वॉयलेंस के सिवाय। उसके बाद में देखो कि फिर वहीं पे लाल बाल पाल जैसे भी कुछ लीडर्स थे, इन्हें लगा कि नहीं, इनको समझ में आ गया था इतना सब हो चुका है, इतना हमने किया, हमें कुछ नहीं मिला, आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें रेवोल्यूशनरी वॉयलेंस का तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ना दोनों लोग की आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट हो गई, अलग अलग हो गई। तो वहाँ इस वाले जो कंडीशन है इसको जाना जाता है सूरत स्प्लिट के नाम से। बट फिर बाद में देखो कि दिसंबर 1950 में दोनों, 50 नहीं 15, 1915 दिसंबर के मंथ में ये फिर से रीयूनाइट हुई दोनों ग्रुप, ठीक है। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी भी आइडियोलॉजी थी कि हाँ प्रेयर एंड पिटिशन से काम नहीं चलेगा।
उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, एंड जिनको ये लगता था कि हाँ बस ये करते जाओ, नॉर्मल तरीके अपनाते जाओ, पीसफुल प्रोटेस्ट करते जाओ, हमें मिल जाएगा, उनको कहा गया मॉडरेट। फिर दिसंबर 1915 में दोनों ग्रुप रीयूनाइट हो गई। उसके बाद में उसके 1 साल के बाद, ठीक है, लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। तो वहाँ पे दोनों फिर से यूनाइट होकर के अपना काम करने लगी। उसके बाद आप देखोगे द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। देखो 1919 के बाद में क्या हुआ ना, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे ख़त्म हो रखा था, तो जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ना उस टाइम पे बहुत बड़े सारे से वादे कर रखे थे कि ठीक है आप हमारा वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कीजिए, हम आपको बहुत सारी सी चीज़ें दे देंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें ना इन लोगों ने प्रोमिस कर रखे थे कि अगर आपने हमारा वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करा तो आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब वो तो नहीं देने वाले थे, बट हाँ कुछ कंसेशन करके देने का ज़रूर प्रॉमिस किया था इन लोगों ने, ठीक है। तो 1919 के बाद में जो ये स्ट्रगल था ना, और जब जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उनको लगा कि हाँ कौन से प्रॉमिस, मुझे तो पता ही नहीं मैंने कौन से प्रॉमिस किए थे। ऐसे उन लोगों ने चीट किया हम लोगों को एट दैट टाइम। तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में ना उस टाइम पे एक मास मूवमेंट सा बनने लगा था, जिसमें पेजेंट्स भी थे, ट्राइबल्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, विमेंस भी थी बहुत बड़े नंबर में। ओकेजनली अगर बात करें ना तो फैक्ट्री के वर्कर्स भी थे, ठीक है। हाँ, बिजनेस ग्रुप्स में अभी मैं बताऊंगी कि वर्ल्ड वॉर में बिजनेसमैन का क्या फ़ायदा हुआ है। तो देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो उस टाइम पे जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन थी ना इंडिया की, उस लायक थी ना कि वो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करे वो, ठीक है। बट स्टिल पार्टिसिपेट किया हमारे इंडियंस ने। अब जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ ना तो उसकी वजह से आप कह सकते हो ना क्राइसिस टाइप की क्रिएट हो गई, काइंड ऑफ क्राइसिस यू कैन से, वो क्रिएट हो गई। क्योंकि डिफेंस के एक्सपेंडिचर में जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस टाइम पे, उसके डिफेंस के एक्सपेंडिचर में बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो इंक्रीज़ हो गई, जितने भी खर्चे थे ना, ठीक है ना। अभी हमारे कंट्री के लोग हैं वही जाके वॉर कर रहे हैं, तो अब अंग्रेज़ तो अपने इंग्लैंड से तो लेके आएंगे नहीं उनके लिए खाना पानी, या फिर जो इतनी भी आर्टिलरीज जो भी हैं वो सब वहाँ से तो लेके आएंगे नहीं। तो जो भी खर्चा होता था, जो कुछ भी चाहिए होता था, वो सब इंडियंस ही प्रोवाइड करते थे, और लड़ भी इंडियंस ही रहते, प्रोवाइड भी इंडियंस ही करें, पैसा भी इंडियंस का ही जाए, मार भी इंडियंस ही खाए, मरे भी इंडियंस ही, और बस फ़ायदा तुम लोग उठाओ। ये उन लोग की थोड़ी सी आइडियोलॉजी थी उस टाइम पे। नहीं हो भी रहा था, आइडियोलॉजी नहीं थी, ये हो रहा था उस टाइम पे। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर ना काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया, मीन्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ राइज हुआ उसमें। फिर बदले में गवर्नमेंट को कुछ मतलब ठीक है दया भाव दिखाना चाहिए, उसने ना टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए। जो ये ब्रिटिशर्स थे ना उस टाइम पे, उसने ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो थी वो हर एक इंडिविजुअल्स के इनकम्स पे ना टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया। बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट होते थे उसका आधा शेयर गवर्नमेंट को जाता था उस टाइम पे। उसके बाद में आप देखोगे कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। जो वॉर के लिए जो सप्लाईज थी ना, चाहे वो किसी भी चीज़ की खाने की हो, या फिर मिलिट्री पर्पज़ के लिए आर्टिलरी की हो, गन्स वगैरह की हो, म्यूनिशंस की हो, सब कुछ ज़्यादा जब ये बढ़ चुकी थी एट दैट टाइम, तो उसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा इकोनॉमी का लॉस हो गया था हमारे, आप कह सकते हो, ठीक है। अब पैसे तो लगेंगे ना, अब पैसे कहाँ से आएंगे, जो आप जो टैक्सेस ले रहे हो उसको बढ़ा के ही आएंगे। अब जब वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद भी लगा कि नहीं अभी तो हमारा और भी नुकसान हुआ है, और फिर बाद में नुकसान भी उन्हीं सबों की वजह से हुआ था, एंड टैक्सेस भी उल्टा हमारे पे ही लगाए गए कि हाँ तुम लोग की वजह से नुकसान हुआ है तो हमें टैक्सेस चाहिए। इतने सारे से जब नुकसान होगा उन सबकी भरपाई करने के लिए हमें टैक्सेस की तो नीड होगी ना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आप देखोगे कि जो बिजनेस ग्रुप्स वगैरह हुआ करते थे ना उनको प्रॉफिट हुआ था वॉर में। क्यों? क्योंकि देखो मैंने जैसे बताया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था बहुत पहले, मैंने चैप्टर्स में बता रखा है, आई थिंक चैप्टर 7 था मे बी, शायद आप देखना चेक करना। तो हाँ चैप्टर 7 ही था। तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में, उसके बाद में इंडियन इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप करने लगी थी धीरे धीरे करते करते, ठीक है। इस टाइम पे ये हुआ वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो ये इम्पोर्ट है ना दूसरे कंट्रीज से इंडिया में, वो सब चीज़ें बैन हो गई। उस टाइम पे डिमांड हुआ इंडस्ट्रियल गुड्स का, जैसे कि जूट है, लाइक जूट बैग्स हैं, क्लोथ्स हैं, रेलवे के लिए कुछ भी जो भी चीज़ें चाहिए, या फिर वो कुछ इंडस्ट्री में जो कुछ भी बनता है ना, उस टाइम पे डिमांड आया कहाँ से कि अब बचा इंडिया, ठीक है। क्योंकि इम्पोर्ट तो हर जगह से अपने बैन करवा रखा है, बचा कहाँ, इंडिया ही तो बचा ना। तो आपको जो भी चाहिए होगा आप यहीं से तो ले जाओगे ना, इंडिया से ही। तो बस हाँ आप कह सकते हो कि जो ये बिजनेस मैन्स वगैरह हुआ करते थे, बिजनेस ग्रुप्स वगैरह हुआ करती थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, उनको थोड़ा सा बेनिफिट हुआ था, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिट हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद में जो ये वॉर के टाइम पे जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो थोड़ा सा एक्सपैंड करी अपने खुद, जो ये इंडस्ट्रीज़ थी उसको भी, जो ये बिजनेस ग्रुप्स के जो लोग थे अपने, उन्होंने अपने आप को भी, अपनी उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी इंक्रीज़ हुई, ठीक है। बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, और जब डिमांड ज़्यादा था तो फिर नए नए उन लोगों को मौके मिले डेवलपमेंट के लिए। बट हाँ एक चीज़ से और भी ख़राब चीज़ हुई, मतलब अब हम लोग के लिए तो वो ख़राब भी है ना, क्योंकि देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना मारे बहुत ज़्यादा लोग गए थे,
थे सारे के सारे इंडियंस। अब इन लोग को और भी ज़्यादा चाहिए था आर्मी को एक्सपेंड करने के लिए, इन लोग को और भी ज़्यादा लोग चाहिए थे। अब वो लोग कहाँ से आएंगे? शहर के लोग जो पढ़ लिख के कुछ कर रहे हैं वो तो जाएंगे नहीं। अगर आप फोर्स करोगे तो ही तो जाएंगे ना वो, वरना ऐसे तो नहीं जाएंगे ना। बट हाँ, उस टाइम पे उनके पास वो अथॉरिटी थी कि वो फोर्स भी करते थे। बट स्टिल अगर मैं सबको अवॉइड करके बात करूँ तो जो ये पीजेंट्स वगैरह हुआ करते थे ना, जिसको आप लोग सिपॉय कहते थे, जो पीजेंट्स थे जो यूनिफॉर्म में थे, उनको तो आप लोग सिपॉय कहते थे ना। तो जैसे इन लोगों को नीड हुई ना कि हाँ हमें अभी अभी अपनी आर्मी जो है वो एक्सपेंड करनी चाहिए, तो इन लोगों ने ना विलेजेस से लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। जो ये यूथ थे ना उनको भी बुलाना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है कोई नहीं, हमें नीड है आर्मी की। और बहुत ही पोलाइटली ये लोग, इन लोग का ये था ना कि पहले पोलाइट वे में काम करेंगे, जब नहीं समझ में आएगी फिर ये लोग वॉर करेंगे। ऐसा वाला सिस्टम था इन लोगों का, मतलब शांति से मानना है तो मान जाओ, वरना हमारे पास अलग भी तरीके हैं मनाने के। ठीक है, तो जब इन लोगों को नीड हुई आर्मी को एक्सपेंड करने की, तो इन्होंने जो विलेज मैन होते हैं उनको प्रेशराइज करना शुरू करा कि आप अपने बच्चों को भेजो जो मतलब उस लायक है, जो लड़ सकते हैं। उन्होंने सोल्जर्स को उन्होंने ना सप्लाई करने के लिए बोला, लाइक वॉर करनी होती थी उस टाइम पे। तो जैसे जैसे ये चीज़ें हो रही थी ना, इन लोग की डिमांड हर चीज़ को लेके बढ़ती जाती, चाहे वो इकोनॉमी को लेके देखो आप, या फिर आर्मी को लेकर के देखो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स ऐसे भी थे जिन्हें अब्रॉड सर्व करना था, मतलब अपने इंडिया को छोड़ के ओवरसीज़ क्रॉस करना था। अब उस टाइम पे ना एक हमारे इंडिया में उस टाइम पे कल्चर था कि अगर आपने समुद्र को पार किया तो आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, आपका कास्ट वास्ट आपसे छिन जाएगा। बट इन लोगों ने उसकी भी परवाह ना करते हुए, आप जब पढ़ोगे एंग्लो बर्मीज़ वॉर जब आप पढ़ोगे, तो उसमें इन लोगों ने ओवरसीज़ को क्रॉस करवाया हमारे इंडियन से। ठीक है, एंड जिन्होंने करने से मना कर दिया उसको लाइफ टाइम का पनिशमेंट मिला है, या फिर उसको उन्होंने अपने जो आर्मी वाला जो जॉब था उससे निकाल दिया है। ठीक है, फिर बाद में आप देखो, खैर वो एक अलग बात है, उसको छोड़ो, वो बाद में आएगा। फिर 1917 में रेवोल्यूशन था, रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, जिसको आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, आई थिंक क्लास 9th में ही है। तो उस टाइम पे ना सोशलिज्म का एक यू कैन से उसकी आइडियोलॉजी बाहर आई, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी इमर्ज हुई। तो फिर हमारे इंडियन नेशनलिस्ट को भी लगा कि हाँ सोशलिज्म वाली जो आइडियोलॉजी है थोड़ी सी बेटर है फॉर आर पीजेंट्स एंड वर्कर्स। इन लोग को ऐसा लगता था कि जो ये पीजेंट्स और वर्कर्स थे ना, उनको ऐसा लगता था कि जो आइडियाज़ है ना सोशलिज्म को लेकर के, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। उसके बाद में आप देखोगे द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। अभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे गांधी जी की। देखो, मुझे नहीं पता गांधी जी को बहुत लोग क्यों उल्टा सीधा कहते हैं, बट हाँ कहते हैं, मैंने सुन रखा है। एनीवे जो भी है, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको भी करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे एंट्री होती है गांधी जी की, क्योंकि ये उस टाइम पे थे ना साउथ अफ्रीका में। जब ये 46 ईयर्स के थे तब ये आए इंडिया में। 1915 में ये इंडिया में आए थे। ओके, इन्होंने 1 साल लगाया, पूरे इंडिया को इन्होंने घूमा, और उनकी उस टाइम पे जो इंडियंस की कंडीशन थी उनको इन्होंने जाना। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स, आई मीन टू से सत्याग्रह वगैरह चलाए। ठीक है, फिर जब ये आए ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी ना ये बैठे नहीं हुए थे, वहाँ पे भी कुछ ऐसे चल रहा था, लाइक जो वाइट पीपल थे ना वो ब्लैक्स को बहुत परेशान करते थे। तो जो रेसिज्म होता है ना, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने ना वहाँ पे सत्याग्रह कर रखा था। तो इनको इनके बारे में इंडियंस को काफ़ी पहले से ही पता था कि हाँ कोई है इंडियन पीपल, जो इंडियन पर्सन कोई है जो वहाँ पे ऐसे सत्याग्रह कर रहा है, वहाँ पे सक्सेसफुली सब चीज़ें स्टैब्लिश करके आया है। अब वो जब इंडिया आ रहे हैं तो इनके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता था। तो जो ये साउथ अफ्रीका में कर चुके हैं सत्याग्रह वगैरह, इस उसके वजह से इनका जो इंटरेक्शन था हिंदू से, मुस्लिम से, पारसी से, क्रिश्चियन से, गुजराती से, तमिल से, या फिर नॉर्थ इंडियन से, चाहे वो अपर क्लास के मर्चेंट हो, लोअर क्लास के मर्चेंट हो, स्पेशली लॉयर्स एंड वर्कर्स से, सबका इनका जो कॉन्टैक्ट था अच्छा खासा बना हुआ था, एंड इनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। लाइक ऐसा होता ना कि पहली बार आ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि कौन है, तो फिर प्रॉब्लम होता है, फिर टाइम भी लगता है कि हाँ जब पता ही नहीं कौन है तो तुम के कौन से हक से आ रहे हो। बट नहीं, ऐसा नहीं था। गांधी जी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये पहले भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रह चुके थे साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। फिर उसके बाद में जब ये इंडिया में आए तो यहाँ पे ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन के उभरेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने, जैसा मैंने भी बताया कि इन्होंने 1 साल लगाया पूरे इंडिया की कंडीशन जानने में कि क्या ही सिचुएशन है यहाँ पे, क्यों, और क्या पता, लाइक होता है ना कि अपनी आइडियोलॉजी होती है, क्या पता कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। उनको पता था कि हाँ जो अंग्रेज़ हैं वो गलत हैं, बट स्टिल आप बिना कुछ जाने पहचाने कुछ नहीं कर सकते हो। सो इन्होंने 1 साल लगाया पूरे इंडिया को ये ट्रैवल करे, प्रॉब्लम्स को जाना। उसके बाद इन्होंने सक्सेसफुली इन्होंने ना बहुत सारे ऐसे सत्याग्रह लॉन्च करे, लाइक चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में इन्होंने प्रॉपर एक मिल वर्कर्स के अगेंस्ट में स्ट्राइक लॉन्च करा था। अहमदाबादी वो वाला एरिया था जहाँ पे ये मिले थे, किससे, राजेंद्र प्रसाद से और वल्लभ भाई पटेल से, लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ओके, बाद में
इन्होंने बहुत सारे से सत्याग्रह लॉन्च करे थे, लाइक रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद में अभी बहुत सारे से मूवमेंट आएंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे। अभी बस इतना जानो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, मैंने बहुत कुछ बता दिया यहाँ पे। आई होप अगर लिखने को आए, उतना डिटेल में तो नहीं, बट हाँ एज ए समरी आप ट्राई करना। स्वदेशी मूवमेंट एक टॉपिक है, आप ट्राई करना कि इसमें क्या हो रखा था, इसके आउटकम्स क्या थे, आप लिखने का इसको ट्राई करना, ठीक है। एंड बाकी जो भी चीज़ें बची हैं, अभी इसके बहुत लॉन्ग पार्ट्स आएंगे, अभी 3-4 पार्ट्स आने बाकी हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर भी चलेगा। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को ख़त्म करते हैं। कल स्टार्ट करेंगे गांधी जी के जितने भी सत्याग्रह थे उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके। फिर उसको हम लोग डिटेल में करेंगे। तो थोड़ा सा प्रमोशन, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, यस ये रहा व्हाट्सएप नंबर। सो नो मैटर आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो या फिर कौन सा अटेम्प्ट देना है, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। सो तब तक के लिए हैव अ गुड डे अहेड, टेक केयर, बाय।